जय हिंद। कॉलेज कैंपस में आप सभी का स्वागत है। आज हम झारखंड टेट रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को डिस्कशन करने जा रहे हैं। और ये जो क्वेश्चंस है, जितने भी टीचर्स के रिलेटेड जो एग्ज़ाम हो गया, जो कि सीटेट हो गया या फिर झारखंड टेट हो गया या फिर कोई भी अन्य टेट का अगर आप लोग एग्ज़ाम देखा जाए तो क्या होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। और आने वाले हमारे झारखंड टेट के एग्ज़ाम में भी इसमें से क्वेश्चन पूछने की संभावना ज़्यादा है। तो चलिए आप लोग इसको क्वेश्चंस को देखिए। और इसमें बात यह है कि पहले आप लोग जो है क्वेश्चन को खुद से बनाने की कोशिश कीजिएगा, उसके बाद आंसर सुनिएगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो यह रहा हम लोग का पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन देखिए कि वर्णमाला के पांचवा वर्ग को हम क्या कहते हैं। तो पहला नंबर ऑप्शन देख सकते हैं आप लोग, इसमें क्या है, नासिकीय वर्ण या फिर ऊष्म वर्ण, संयुक्त वर्ण या फिर संधि वर्ण। तो देखिए जो पांचवा वर्ग जो होता है ना कोई भी वर्णमाला का, तो उसे हम लोग कहते हैं नासिकीय वर्ण। क्या कहते हैं? नासिकीय वर्ण। नासिकीय वर्ण किसे कहते हैं? जिसके उच्चारण में जो होता है नाक का यूज होता है, यानी कि बिना नाक के द्वारा उसका हम लोग उच्चारण नहीं कर सकते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर क, ख, ग, घ, अंग, ठीक है, अंग। फिर यहाँ पर च वर्ग में च, छ, ज, झ, इया, ठीक है। अब देखिए इसमें जो अंग हो गया और जो इया हो गया, ये क्या है? ये हम लोग का हो गया नासिकीय वर्ण। तो पांचवा वर्ग को क्या कहेंगे? पांचवा वर्ग को हम लोग कहेंगे नासिकीय वर्ण। उसी प्रकार से जितने भी ये मतलब जो हो जाएगा, इसका वर्ग हो जाएगा, तो इसका जो पांचवा वर्ग जो हो जाएगा वो हम लोग का क्या हो जाएगा? नासिकीय वर्ण हो जाएगा। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। दो एक समान स्वरों के मिलने से जो स्वर बनता है उसे क्या कहते हैं? अब देखिए दो एक समान स्वर। अब देखिए स्वर जो होते हैं ना, तो वो जो होता है एक्चुअली तीन प्रकार के होते हैं, ठीक है। कौन कौन सा? पहला हो जाएगा हम लोग का मूल स्वर, दूसरा हो जाएगा दीर्घ संधि स्वर, और तीसरा हो जाएगा हम लोग का संयुक्त संधि स्वर। अब हम लोग जो है एक एक करके जानेंगे कि ये जो मूल स्वर क्या होता है, दीर्घ संधि स्वर क्या होता है और संयुक्त संधि स्वर क्या होता है, ये हम जानेंगे, ठीक है। जब चलिए मूल स्वर के बारे में जानते हैं। मूल स्वर क्या होता है? मूल स्वर जो होते हैं वो क्या होंगे? वो जो है स्वतंत्र रूप से आएंगे, यानी कि किसी का भी इसका मदद नहीं लेगा ये, यानी कि वो जो स्वर हो जाएगा वो किसी का भी मदद नहीं लेगा, वो स्वतंत्र रूप से आ जाएगा। जैसे इसका उदाहरण हो जाएगा हम लोग का अ। क्या हो जाएगा? अ हो जाएगा, ए हो जाएगा, अस्व हो जाएगा और री हो जाएगा। यानी कि ये जो चार होते हैं, चार क्या होता है? चार हम लोग का मूल स्वर होते हैं, ओके। अब चलिए दीर्घ संधि स्वर क्या होता है? दीर्घ संधि स्वर ऐसे वो होता है जो दो एक समान स्वरों के मिलने से बनता है। अब देखिए इसमें दो एक समान स्वर मतलब देखिए एक हो गया अ को अगर हम अ से मिलाएंगे तो क्या बनता है? तब हम लोग का बनता है आ। क्या बनता है? आ। उसी प्रकार से ए को अगर हम ए से मिलाएंगे तो क्या बनेगा? तब हम लोग का बनेगा ए, ठीक है, बड़ा ए बन जाएगा। तो अब देखिए इसमें क्या हो गया? देखिए दो एक समान स्वर, दो एक समान स्वर मतलब देखिए अ और अ दोनों एक समान स्वर है ना, तो दोनों एक समान स्वर को अगर हम मिला रहे हैं तो क्या हो रहा है? एक नया स्वर बन रहा है। तो इस स्वर को क्या कहेंगे? इस स्वर को हम लोग कहेंगे दीर्घ संधि स्वर। तो इसका हम लोग का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। अब चलिए हम लोग देख लेते हैं संयुक्त संधि स्वर क्या होता है, इसके बारे में देख लेते हैं, ठीक है। अब देखिए संयुक्त संधि स्वर वो होता है कि दो अलग अलग स्वर के मिलने से, अलग अलग स्वर के मिलने से जो स्वर बनेगा उसको हम कहेंगे संयुक्त संधि स्वर। जैसे हो गया कि अगर हम, ठीक है, अगर हम अ को, ठीक है, अगर हम अ को ओ से जोड़ते हैं तो क्या बनेगा? तब बनता है औ। अगर अ को ओ से जोड़ते हैं तो क्या बनता है? तो बनता है औ। तो क्या, अब देखिए अ क्या हो गया? एक अ जो है एक अलग स्वर हो गया और ओ भी क्या हो गया? ओ एक अलग स्वर हो गया, ओके। अब इन दोनों को जोड़ने से क्या बनता है? औ बनता है। तो ये क्या हो गया? ये हम लोग का संयुक्त संधि स्वर हो जाएगा। तो चलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। अब चलिए नया क्वेश्चन क्यों जाते हैं। क्वेश्चन 3 देखिए दीर्घ स्वर में कितने वर्ण आते हैं। अब चलिए उच्चारण के स्थान से अगर देखा जाए तो जो स्वर होते हैं वो होते हैं तीन। क्या क्या? पहला हो जाएगा हम लोग का ह्रस्व, दूसरा हो जाएगा दीर्घ और तीसरा हो जाएगा प्लूत। पहले क्या हो जाएगा? पहला हो जाएगा ह्रस्व, ह्रस्व स्वर, दूसरा हो जाएगा दीर्घ स्वर और तीसरा हो जाएगा हम लोग का प्लूत, ठीक है। अब देखिए जितने भी मूल स्वर होते हैं तो वो कहलाते हैं ह्रस्व, और उसके बाद जितने भी रेस्ट बच गए स्वर, कितना होता है? टोटल स्वर हम लोग का 11 होता है, ठीक है। और अयोग वहाँ मिला करके एक्स्ट्रा 2 मिल के बनता है 13।
ये हम लोग क्लास में करा चुके हैं। अब देखिए, तो दीर्घ स्वर कितना होंगे, हर्ष स्वर हम लोग का 4 होते हैं, और दीर्घ स्वर कितना हो जाएगा, दीर्घ स्वर हम लोग का 7 हो जाएगा, तभी ना कितना टोटल स्वर जो होता है हम लोग का 11 होता है, आप सभी को पता है। ठीक है, तो 11 हम लोग का हो जाएगा, तो दीर्घ कितना हो जाएगा, दीर्घ हम लोग का 7 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, एक मिनट, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। दीर्घ स्वर कितने होते हैं, ये हम लोग का 7 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, व्यंजन की परिभाषा में कितने वर्ण गलत बैठते हैं। तो देखिए व्यंजन की परिभाषा, इनका अब देखिए परिभाषा हम लोग को जानना है कि व्यंजन की परिभाषा क्या होता है। तो व्यंजन की परिभाषा वो होता है कि वैसे वर्ण जो स्वरों की मदद से होती है, ठीक है, तो उसे हम कहेंगे व्यंजन। जैसे क, जैसे कि क हो गया, ठीक है, जैसे क, और ये जो क हो गया, क किससे मिलकर बना है, क जो है आधा क प्लस अ से मिलकर बना है, और अ क्या है, अ हम लोग का स्वर है, यानी कि जितने भी हम लोग का व्यंजन हो जाता है वो किससे बना है, वो जो है स्वर से मिलकर बना है। लेकिन कुछ वर्ण ऐसे होते हैं जो स्वर से मदद से नहीं बनता है, तो उसे हम कहेंगे व्यंजन की परिभाषा से गलत बैठने वाले वर्ण। ठीक है, तो ये जो होते हैं टोटल 6 होते हैं, कितने होते हैं, टोटल 6 होते हैं। कौन कौन से होते हैं ये हम लोग अभी देख लेते हैं। तो चलिए देख लीजिए इसको कौन कौन से होते हैं। एक हो जाएगा हम लोग का अक्ष, त्र, ज्ञ, स्र, अड़, नीचे में होगा बिंदु, और अढ़। तो ये क्या हो गए, ये जो 6 हो गए, 6 क्या हो जाएंगे, 6 हम लोग को हो जाते हैं व्यंजन की परिभाषा में गलत बैठने वाले वर्ण। अब जितने वो ऊपर में जो लिखा गया है, ठीक है, ऊपर में कितना लिखा गया, ये 4 लिखा गया है ना, ये जो 4 होते हैं ये एक्चुअली जो है संयुक्त व्यंजन में आते हैं। किसमें, संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन क्या होता है, यानी कि जो व्यंजन दो अलग अलग, ठीक है, दो अलग अलग व्यंजन से मिलकर बना होता है, तो उसे कहते हैं हम लोग संयुक्त व्यंजन। और अढ़ और अढ़ जो हो गया, ये हम लोग का द्विगुण व्यंजन कहलाता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हम लोग का ऑप्शन नंबर डी। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, स्र किसके संधि से बना है। देखिए स्र क्या है, स्र जो है अभी हम बताए थे जो कि व्यंजन की परिभाषा में गलत बैठता है। तो स्र जो होता है, ठीक है, ये क्या होता है, ये जो है आधा तालेवर्ष और र से मिलकर बना है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ओके, अब चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं स्पर्श व्यंजन कुल कितने होते हैं। स्पर्श व्यंजन जो है टोटल 25 होता है। कितना होता है, 25 होता है। ओके, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से जो है द्विगुण व्यंजन को पहचाने। द्विगुण व्यंजन में क्या होता है, हम आपको बोले थे द्विगुण व्यंजन जो होता है टोटल 2 होते हैं। कितने होते हैं, 2 होते हैं, एक अढ़ और एक अढ़। ठीक है, अब देखिए द्विगुण व्यंजन पहचानने का तरीका ये है कि ये जो होता है, ये जो वर्ण है, कौन, ये 2 जो वर्ण होता है ना, ये क्या होता है, ये हमेशा कोई भी शब्द के या तो बीच में आएगा या फिर अंतिम में आएगा। ये कभी भी पहले आ ही नहीं सकता। तो देखिए इसमें से जो है, इसमें 4 ऑप्शन में से कहाँ पर ये या फिर ये आएगा। तो ये हम लोग का ऑप्शन नंबर सी में है, लड़ना में है, क्योंकि ल ड न, तो ये ड है ना, तो बीच में हो गया, तो ये क्या हो गया, ये हम लोग का द्विगुण व्यंजन हो जाएगा। इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कंठ ध्वनि कौन सी है। कंठ ध्वनि का मतलब होता है कि जो ध्वनि का उच्चारण में कंठ मतलब समझ रहे हैं ना, तो हम लोग जानते हैं जो भी ध्वनि निकलता है 5 चीज़ से होकर निकलता है एक्चुअली। जो अगर देखा जाए तो कौन कौन सा कंठ हो जाएगा, जो कि इंपॉर्टेंट चीज़ होता है, कंठ हो जाएगा, मूर्धा हो जाएगा, तालु हो जाएगा, ठीक है, फिर दंत हो जाएगा, ओष्ठ हो जाएगा, और भी बहुत कुछ है, दंत ओष्ठ हो जाएगा। तो उस समय क्या होता है, जो कंठ ध्वनि जो होता है, जो भी क का वर्णमाला है, यानी कि क ख ग घ अंग, ये कहाँ से आता है, ये जो हम लोग का कंठ से ध्वनि निकलता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में से अल्प प्राण वर्ण कौन सा है। अब देखिए अल्प प्राण का मतलब ये होता है, अब देखिए पहले जानने से पहले प्राण का मतलब समझ लीजिए। प्राण का मतलब होता है वायु, श्वास, जब हम लोग सांस लेते हैं ना, तो उसे कहते हैं प्राण। ठीक है, तो देखिए जब भी हम लोग कोई वर्ण को बोलते हैं, तो अगर उस वर्ण को बोलने में अगर हम लोग का अंदर से, ठीक है, शरीर के अंदर से अगर कम वायु निकले, तो वो कहलाएगा अल्प प्राण। ठीक है, तो इसमें देखिए ये जो अल्प प्राण जो वर्ण होते हैं, वो एक्चुअली पहला वर्ग, तीसरा वर्ग और 5वां वर्ग को हम लोग कहते हैं अल्प प्राण वर्ग। जैसे कि क, ख, ग, घ और अंग। ठीक है, अंग। तो इसमें से देखिए पहला, तीसरा, 5वां वर्ग, तो पहला क्या हो गया क, तीसरा ग और 5वां अंग। तो ये क्या हो गया, ये जो हम लोग का अल्प प्राण वर्ण हो गए। तो देखिए इसमें से कौन सा है, क और ग है, देखिए। ठीक है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10,
निम्न में से नासिकीय व्यंजन कौन सा है? देखिए नासिकीय व्यंजन क्या होता है? नासिकीय व्यंजन आपको बोले थे कि जो हम लोग का क्या होता है, जो पांचवा वर्ण जो होता है, जो पांचवा वर्ण होता है तो उसे कहते हैं नासिकीय वर्ण। तो इसमें से कौन हो गया पांचवा वर्ण हम लोग का? ऑप्शन नंबर सी है, अण। ठीक है, तो चलिए अभी नेक्स्ट देखते हैं 11 नंबर। निम्न में से अयोगवाह वर्ण कौन सा है? अयोगवाह वर्ण क्या होता है? आपको जैसे हम कुछ देर पहले बताए थे कि जो स्वर जो होते हैं, स्वर कितने होते हैं? स्वर हम लोग का एक्चुअली 11 होते हैं, लेकिन अगर कुल स्वर बोलेगा, कुल टोटल, तो क्या होता है +2 कर देते हैं, यानी कि 13 होते हैं। एक्चुअल में देखा जाए कि जो ओरिजिनल रूप से 11 होते हैं, लेकिन ये जो 2 होते हैं ये क्या होंगे? ये जो है अयोगवाह वर्ण होते हैं। अब भाई अयोगवाह वर्ण क्या होता है? अब देखिए अयोगवाह वर्ण उस वर्ण को कहते हैं जो दिखने में तो स्वर जैसे दिखता है, लेकिन अगर हम लोग उसका क्या करेंगे, अगर हम लोग उसका उच्चारण करेंगे तो क्या हो जाएगा? तो वो जो है व्यंजन जैसे प्रतीत होता है, तो उसे कहेंगे अयोगवाह वर्ण। और ये हम लोग कितना होता है? ये हम लोग का 2 होता है। क्या? एक होता है अंग, ठीक है, और एक होता है अह। इस प्रकार से उच्चारण करते हैं। अब देखिए अंग का अगर हम लोग उच्चारण करेंगे तो देखिए दिखने में तो क्या लग रहा है? दिखने में अ जैसे दिख रहा है, तो इसे देखने में हम लोग स्वर बोल देते हैं, लेकिन जब हम लोग इसका उच्चारण करेंगे, उच्चारण करके आप भी देखिए इसको क्या कहेंगे? इसको हम लोग कहेंगे अंग। अगर हम लोग इसको खींचेंगे तो क्या हो रहा है? लास्ट में हम लोग का ग आ रहा है। क्या आ रहा है? ग, अंग। उसी प्रकार अगर हम लोग इसका उच्चारण करेंगे तो क्या आ रहा है? अह। ठीक है, अह। तो अह लास्ट में क्या आ रहा है? लास्ट में हम लोग ह आ जा रहा है। तो ये सब क्या हो गया? ये सब जो हो गया हम लोग का व्यंजन में आ जा रहा है। ठीक है, लेकिन क्या करते हैं इसको जो है हम लोग इसको ढो कर रखे हुए हैं स्वर में, तो हम लोग क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, अब चले हम लोग नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। अब देखिए कुछ ईवीएस का क्वेश्चन आ जाएगा। हम लोग अभी हिंदी ग्रामर यानी कि वर्ण से क्वेश्चन आ चुका है, और ये सब जितने भी जो क्वेश्चन है हम लोग क्या किए क्लास में पूरे अच्छी तरह से देख चुके हैं, तो कुछ आप लोग को परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब चलिए आगे देखते हैं, इनमें से ईवीएस का कौन सा थीम नहीं है? तो आप सभी को पता है कि ईवीएस में कितने थीम्स होते हैं। ठीक है, टोटल कितने थीम्स होते हैं आप सभी को पता है, तो कौन कौन सा होता है पहले ये जानना जरूरी है। तो पहला हो गया हम लोग का थीम्स में से फैमिली एंड फ्रेंड्स। क्या हो जाएगा? पहला फैमिली एंड फ्रेंड्स, दूसरा हो जाएगा फूड, तीसरा हो जाएगा हम लोग का वाटर, चौथा हो जाएगा हम लोग का शेल्टर, फिर क्या हो जाएगा? पांचवा हो जाएगा हम लोग का ट्रैवल, और छठा हो जाएगा हम लोग का थिंग्स वी मेक एंड डू। तो इसमें से कौन सा नहीं है पूछा है, यानी कि गलत वाला पूछा है, तो गलत कौन हो जाएगा? लिविंग बींग्स हो जाएगा, यानी कि ये हम लोग का थीम्स नहीं है, जो कि ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर बी एंड ऑप्शन नंबर डी हम लोग का सही है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ओके, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें से जो है असम के घर के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? देखिए जहाँ भी नहीं हो जाता है ना, तो इसमें आपको पूरा अच्छा से ध्यान रखना पड़ता है। ठीक है, अब देखिए इसमें से हम लोग को क्या करना है? गलत वाला चीज़ चुनना है। अब देखिए इनमें जो है घर जमीन से 10 से 12 फीट ऊपर बने होते हैं, घर की छत तिरछी या टेढ़ी होती है, तीसरा नंबर घर की तल पत्थर का बना होता है, या फिर लोग घर में चढ़ने के लिए सीढ़ी का उपयोग करते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि घर का तल जो है ना वो पत्थर का नहीं बना होता है, वो लकड़ी का ही बना होता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, बाद बाकी ए बी और डी जो है वो होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जूट की खेती कब की जाती है? आप सभी को पता है कि जूट की जो खेती है पूरे वर्ल्ड में से इंडिया पहला नंबर में होता है, बांग्लादेश दूसरा में है। ठीक है, तो ये जो जूट की जो खेती होती है इसमें क्या होता है? ये जो है हम लोग का बरसात के मौसम में होता है। किसमें? बरसात के मौसम में ये उगाई जाती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, कौन से पेड़ से कुनेन नामक मलेरिया की दवाई बनाई जाती है? तो रियान, या फिर सिनमोना, मिनमोना, या फिर सिनकोना। तो आप सभी को पता है कि ये इसका आंसर सिनकोना नामक एक पेड़ होता है। ठीक है, जिससे क्या होता है? जिससे जो है कुनेन नामक मलेरिया की दवाई बनाई जाती है। और आप सभी को पता है कि मलेरिया की जो खोज था ये कौन किया था? ये आप लोग बताइएगा। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इसका सही है कि एक्चुअली जो है रोनाल्ड रोस जो थे, ठीक है, रोनाल्ड रोस जो थे एक वैज्ञानिक थे, इन्हीं जो है ये जो है मलेरिया की खोज किया था। ठीक है, और मलेरिया से ये इंसान मरे भी थे। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसे पादप जो शुष्क इलाकों में पाए जाते हैं उसे क्या कहते हैं? एपीफाइट्स, जेरोफाइट्स, हाइड्रोफाइट्स, या फिर मेसोफाइट्स। अब देखिए एपीफाइट्स क्या होता है? एपीफाइट्स ऐसे पौधों को कहते हैं जो दूसरे पौधों पर उगाते हैं। यानी कि मान लीजिए ये एक पौधा है, ठीक है, तो उसी के ऊपर में और एक दूसरा पौधा आ जाएगा, तो उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम लोग कहेंगे एपीफाइट्स कहेंगे। जीरोफाइट्स क्या कहते हैं? जीरोफाइट्स को हम लोग कहते हैं शुष्कानुकूलित कहते हैं, यानी कि ऐसे पौधे जो शुष्क इलाकों में मिलता है उसे हम लोग कहेंगे जीरोफाइट्स। जैसे कि कैक्टस हो गया, ठीक है, तो कैक्टस हो गया, ऑस्ट्रेलियाई ओक हो गया,
ठीक है, खिजड़ी का पेड़ हो गया, ये सब क्या है, ये सब हम लोग को शुष्क इलाकों में मिलता है, रेगिस्तान इलाकों में मिलता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, क्या कहते हैं, जीरोफाइट्स कहते हैं। हाइड्रोफाइट्स मतलब क्या होता है कि ऐसे पौधे जो जल में प्राप्त होता है, हाइड्रो मतलब समझ रहे हैं, हाइड्रो का मतलब होता है कि वाटर, तो ऐसे जो पादप हो जाएंगे जो मतलब क्या, जो मतलब जल वाला एरिया में अगर होता है तो उसको कहेंगे हाइड्रोफाइट्स। मेसोफाइट्स किसे कहते हैं, मेसोफाइट्स जो है वो इष्टतम रूप में होता है, जैसे कि जितने भी बड़े बड़े पेड़ देख रहे हैं, जैसे आम हो गया, बरगद, पीपल, ये सब क्या हो गया, हम लोग का मेसोफाइट्स का उदाहरण हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश के लोग लिंग हु फेन नामक सांप से बनी डिश खाते हैं। तो हम लोग सभी जानते हैं ये क्या हो गई, हम लोग का हांगकांग के जो लोग होते हैं उनका फेवरेट डिश है कौन सा, सांप का बना हुआ मांस खाते हैं वो लोग, उसका नाम क्या है, उसका नाम है लिंग हु फेन। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कहाँ पर टेपियोका का उपयोग भोजन के रूप में करते हैं। तो हम लोग जानते हैं केरल के जो लोग होते हैं टेपियोका का उपयोग करते हैं, और ये जो टेपियोका से क्या बनता है, टेपियोका से जो है साबूदाना बनता है। ठीक है, आप लोग सभी साबूदाना खाए भी होंगे, तो टेपियोका का उपयोग जो है केरल के लोग करते हैं, बात सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19, देश अपनी गर्दन को काफ़ी हद तक पीछे की ओर घुमा सकता है, कौन हो जाएगा, तो ये हम लोग को हो जाएगा उल्लू। जो उल्लू होते हैं वो अपनी गर्दन को जो है ना एकदम 360 डिग्री तक, यानी कि पीछे तरफ एकदम पूरा मोड़ देगा ये। लेकिन अगर मैना का अगर बात किया जाए तो ये जो है ना ये एक झटके में आगे पीछे अपना सिर को हिला सकता है, तो इसमें कन्फ्यूजन नहीं होने का है। बहुत बार इसमें सीटेट में क्वेश्चन लड़कों से, बच्चों से जो है गलती हो जाता है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देश के लोग भोजन के रूप में नारियल तेल का उपयोग नहीं करते हैं, क्या बोले हैं, नहीं करते हैं। अब देखिए नारियल का तेल कहाँ पर होगा, जहाँ पर नारियल का पेड़ ज़्यादा उगता होगा, और आप सभी को पता है कि नारियल जब का जो पेड़ होता है वो जो है कोस्टल एरिया में ज़्यादा मिलता है, यानी कि समुद्री तट वाले एरिया में ज़्यादा मिलता है। ठीक है, तब देखिए गोवा हो गया हम लोग का, जैसे केरल हो गया और तमिलनाडु, ये जो है कोस्टल एरिया है। ठीक है, तो इसलिए जो है यहाँ पर क्या होगा कि नारियल के पेड़ बहुत मिलता है, और यहाँ के जो लोग होते हैं ना भोजन में जो है नारियल के तेल से बना हुआ खाना खाते हैं, जैसे कि हम लोग सरसों का तेल के बना हुआ खाना खाते हैं या फिर रिफाइन का बना तेल से खाना बनाते हैं, तो ये लोग जो है क्या करते हैं, ये लोग जो है नारियल के तेल से बना हुआ भोजन को तैयार करते हैं। तो इसका क्या बोला, इसमें जो है नहीं बोला था, तो नहीं क्या हो जाएगा, कश्मीर, क्योंकि कश्मीर में जो है सरसों का तेल का उपयोग किया जाता है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। अब देखिए अभी जो है हम लोग क्या करेंगे, पेपर 2 बच्चों के लिए जो मतलब पेपर 2 का एग्जाम भरेंगे, जो कि सोशल साइंस के बच्चे होते हैं। ठीक है, तो इसमें हिस्ट्री से कुछ क्वेश्चन जो है 10 क्वेश्चन है, तो इसका हम लोग देखिए क्या होता है। देखिए ताम्र युग की शुरुआत कब हुआ था, तो ताम्र युग का जो शुरुआत होता था वो हुआ था हम लोग का प्राक ऐतिहासिक काल में। अब देखिए इसको जो हिस्ट्री हम पूरा अच्छी तरह से बता चुके हैं, जितने भी हम लोग इतिहास है, इतिहास को जो है ना 3 भाग में बांटा गया है। कितने भाग में, 3 भाग में बांटा है। पहला हो जाएगा हम लोग का प्राक ऐतिहासिक, ठीक है, यानी कि प्री हिस्ट्रिक, उसको हो जाएगा अर्ध ऐतिहासिक, यानी कि इसको कहते हैं प्रोटो हिस्ट्रिक, या दूसरा कहते हैं ऐतिहासिक, यानी कि हिस्ट्रिक कहते हैं। तो ताम्र युग यानी कि जहाँ पर मतलब तांबा का यूज सबसे पहले होने लगा, तो वो होता है प्राक ऐतिहासिक। ठीक है, अब देखिए प्राक ऐतिहासिक को भी 3 भाग में कालखंड में तोड़ा गया था। ठीक है, एक हो जाएगा हम लोग का पूरा पाषाण काल, दूसरा हो जाएगा मध्य पाषाण काल, और तीसरा हो जाएगा नव पाषाण काल या फिर उत्तर पाषाण काल। तो इसी नव पाषाण काल में क्या मिला था हम लोग को, जो है तांबा का खोज हुआ था, तो इसलिए जो है प्राक ऐतिहासिक काल को हम लोग क्या कहते हैं, ताम्र युग भी कहते हैं, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस काल में जो है आग की खोज हुई थी, किस काल में आग की खोज हुई थी, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा पूरा पाषाण काल में जो है क्या हुआ था, आग की खोज हो गई थी। और जैसे ही आग की खोज हुई, मानव का जो हो गया वो विकसित होने लगे। ठीक है, यानी कि उनमें जो है ग्रोथ आ जाने लगा, और बहुत बड़ी बड़ी चीज़ों जो है इसमें से करने लगे। ठीक है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अंत्योष्टि कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई। अंत्योष्टि कार्यक्रम का मतलब होता है कि अंतिम संस्कार। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि हिंदुओं का जो होता है, हिंदू धर्म में 16 क्या होते हैं, संस्कार होते हैं, तो उसमें से जो अंतिम संस्कार है, ठीक है, यानी कि जब आदमी मर जाता है तो मरने के बाद जो क्रियाक्रम करते हैं हम लोग, तो उसे हम लोग कहते हैं अंत्योष्टि कार्यक्रम, यानी कि अंतिम संस्कार। ठीक है, तो ये जो है इसका शुरुआत जो है मध्य पाषाण काल में हो गया था। ठीक है, कब होने लगा, ये जो है मध्य पाषाण काल में होने लगा। इसका जो टाइम पीरियड था 12,000 साल से 5,000 साल के बीच माना जाता है। तो इसमें क्या हो गया, यहाँ के जो लोग हैं ना अंत्योष्टि कार्यक्रम करने लगे। लेकिन अगर आप लोग को पूछा जाए क्वेश्चन में कि सबसे अधिक कहाँ होने लगा, तो सबसे अधिक जो है वो नवपाषाण काल में होने लगा। ठीक है, तो इसमें सबसे अधिक तो पूछा नहीं था, इसमें पूछा था शुरुआत का बात, तो शुरुआत कब हुआ, शुरुआत जो है मध्य पाषाण काल में होने लगा। ठीक है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 24,
मानव कंकाल भारत में सर्वप्रथम कहाँ मिला? अब देखिए खुदाई उदाई तो होता रहता है अभी भी, तो क्या हो गया कि सबसे पहले जो है ना हम लोग मानव कंकाल देखें, तो ये जो मानव कंकाल जो है भारत में कहाँ पर मिला हम लोग को? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा हम लोग का पल्लव रण। ठीक है, पल्लव रण जगह में मिला था। अब देखिए पल्लव रण में जो है ना उस वक्त जो है जब ये मिला, जब मानव कंकाल मिला, तो उस वक्त जो है पल्लव वंश उसमें राज करते थे। कौन सा वंश? पल्लव वंश। ठीक है, पल्लव वंश जो है उस वक्त राज करते थे। ओके, यहाँ तक हो गया। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कहाँ पर सभ्यता सबसे अधिक समय तक बनी रही? ठीक है, यानी कि उसमें जो है सबसे अधिक देर तक सभ्यता जो है फली फूली रही। तो ऑप्शन देखिए दमदमा, आदमगढ़, पल्लव रण या फिर मेहरगढ़। तो इसका सही हो जाएगा, सही आंसर मेहरगढ़। कहाँ पर? मेहरगढ़। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, मेहरगढ़। अब चलिए आगे क्वेश्चन 26, भीमबेटका कहाँ स्थित है? अब देखिए भीमबेटका जो है ना ये क्या है? ये हम लोग का मध्य प्रदेश में स्थित है। और ये जो ना ये जो है हम लोग का गुफा चित्रकारी के लिए प्रसिद्ध है। गुफा चित्रकारी मतलब समझ रहे क्या होता है? गुफा चित्रकारी का मतलब होता है कि वहाँ के जो लोग थे, ठीक है, वो क्या करते थे? वो जो है गुफा के अंदर में चित्र बनाते थे। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और ये जो है क्या है? ये हम लोग का मध्य प्रदेश में स्थित है। विंध्याचल पहाड़ी के सामने में, नर्मदा घाटी के सामने में स्थित है। तो ये जो है हम लोग का क्वेश्चन रेलवे में भी पूछा जा चुका है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही की खोज में चावल की सर्वप्रथम खेती कहाँ हुई थी? ठीक है, देखिए इसमें देखिए एक चीज़ दे दिया कि हाल ही की खोज में। अब देखिए ऐसे माना जाता था कि सबसे पहले जो है ना चावल की खेती कोल्डिवा से प्राप्त हुई थी। कोल्डिवा में होता था, और कोल्डिवा जो है वो यूपी में है, उत्तर प्रदेश। ठीक है, ये पहले माना जाता था, लेकिन हाल ही की खोज में क्या हो गया कि हमें जो है लोहरा देव से, कहाँ से? लोहरा देव से हमें साक्ष्य मिला चावल का, जो कि 8000 साल पहले, 7000 से 8000 साल बीसी यानी कि बिफोर क्रिस्ट से पहले, ठीक है, यानी कि ईसा मसीह के जन्म से पहले 8000 साल पहले मतलब ये हुआ था, चावल की खेती होती थी। कौन सा जगह? लोहरा देव। ठीक है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि लोहरा देव में जो है चावल की सर्वप्रथम खेती होती थी का मतलब क्या हो गया? खोज हुआ है हाल ही में। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 28, मेहरगढ़ जो है वो कहाँ पर स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मेहरगढ़ जो है वो हम लोग कहाँ पर है? पाकिस्तान में। कहाँ पर है? पाकिस्तान में है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, किस जगह जो है हड्डियों से बना हथियार का विशाल साक्ष्य मिला है? यानी कि पूरा हड्डी का बना हुआ हथियार। अब देखिए जो कंकाल वंकाल सब जो होता है ना, तो उस वक्त जो है लोग क्या किए? हड्डी से बना हथियार बना दिए। यानी कि मान लीजिए ये हड्डी को क्या किए? नुकीले उकीले करके उसको हथियार के रूप में बनाने लगे। तो वे जो है महदहा से प्राप्त हुआ। कहाँ हुआ? महदहा से। ठीक है, अब महदहा जो है हम लोग का एमपी में है, यानी कि मध्य प्रदेश। और देखिए दमदमा किस लिए प्रसिद्ध है? दमदमा जो है हम लोग का किस लिए प्रसिद्ध है? ये जो है इसमें जो ना एक ही जगह में बहुत सारा लाश उसमें दफनाया गया था, एक ही जगह में, यानी कि एक प्रकार से कह सकते कब्रिस्तान। ठीक है, तो दमदमा में वो चीज़ मिला था। और पल्लव रण तो आप लोग समझ गए, सबसे पहले मानव कंकाल मिला था। मेहरगढ़ में क्या था? मेहरगढ़ जो है सबसे अधिक जो है इसमें सभ्यता फली फूली रही। और सबसे पहले जो है गेहूँ का जो खेती होता था वो मेहरगढ़ में ही हुआ था। ठीक है, गेहूँ का सर्वप्रथम खेती मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, जॉन ब्रूस ने इतिहास को किस आधार पर बांटा? तो जॉन ब्रूस जो थे एक इतिहासकार थे, वो जो है इतिहास को जो है ना लिखावट के आधार पर बांटा था। किसके आधार पर? लिखावट के आधार पर। देखिए हम आपको पहले बोले थे, जैसे कुछ देर पहले हम बोले थे कि इतिहास को जो है ना, इतिहास को जो है 3 भाग में तोड़ दिया गया था। एक क्या हो गया? एक हम लोग का प्राक ऐतिहासिक, दूसरा अर्ध ऐतिहासिक और तीसरा ऐतिहासिक। तो ये जो बांटा गया था इसको कौन बांटा था? तो इसको जो है इतिहासकार लोग बांटे थे। तो किस आधार पर बांटे थे ये भी तो जानना है ना। तो कुछ उसमें से 2 इतिहासकार आए थे, तो उसमें से एक थे जॉन ब्रूस। और जॉन ब्रूस जो ना लिखावट के आधार पर जो है इतिहास को 3 भाग में बांट दिया। लिखावट का आधार का मतलब ये होता है कि उस क्षण में, उस समय में लिखने वाला चीज़, यानी कि लिखावट का साक्ष्य हमें मिला है कि नहीं, उस आधार पर उन्होंने बांटा था। तो पहले क्या था? पहले हम लोग का प्राक ऐतिहासिक था। क्या था? प्राक ऐतिहासिक। दूसरा हो गया अर्ध ऐतिहासिक और तीसरा हो गया ऐतिहासिक। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या हो रहा है कि प्राक ऐतिहासिक में जो है ना, प्राक ऐतिहासिक में हम लोग का लिखावट का साक्ष्य नहीं मिला। और अर्ध में जो हो गया हम लोग का लिखावट का साक्ष्य मिला, लेकिन हम लोग उसको पढ़ नहीं सके। एग्जाम्पल सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता में जो है लिखावट का साक्ष्य मिला है, लेकिन हम लोग उसको अभी तक पढ़ नहीं सके हैं। जबकि ऐतिहासिक में क्या हो गया? हमें लिखावट का साक्ष्य मिला है और उसको हम लोग डिकोड भी कर लिए, यानी कि पढ़ भी लिए। एग्जाम्पल वैदिक सभ्यता।
बात क्लियर है? ये हो गया हम लोग का बात। अब उसमें से क्या हो गया, अब दूसरा आदमी आता है, दूसरा इतिहासकार आता है। ये तो जॉन ब्रूस के बात हो गया। जॉन ब्रूस जो है वो लिखावट के आधार पर उन्होंने बांटा था, लेकिन धातुओं के आधार पर जो है वो बांटा था क्रिस्टन थॉमसन। ठीक है, क्रिस्टन थॉमसन नाम याद सुनिएगा। क्रिस्टन थॉमसन नाम का एक इतिहासकार था, उसने जो है इतिहास को जो है ना धातुओं के आधार पर बांट दिया। किसके आधार पर? धातुओं के आधार पर। अब धातु तो आप सभी को पता ही है क्या होता है। अब देखिए धातु का आधार पर जो है ना इन्होंने प्राक, अर्ध और ऐतिहासिक रूप में बांटा। अब देखिए प्राक इतिहास में क्या हुआ, इसमें जो है इसमें उन्हें तांबा मिला। क्या मिला? तांबा, यानी कि यहाँ के जो लोग थे तांबा का यूज ज़्यादा करते थे। ठीक है, उसी प्रकार अर्ध ऐतिहासिक में जो है कांसा, यानी कि यहाँ के लोग कांसा का उपयोग ज़्यादा करते थे। उसी प्रकार ऐतिहासिक के जो लोग थे, ऐतिहासिक जो लोग थे, ठीक है, उस वक्त जो है लोहा का यूज करने लगे थे। और आप सभी को पता है कि जो वैदिक सभ्यता के जो लोग थे, यानी कि जो आर्यंस जो आए थे, वे जो है सर्वप्रथम लोहा का खोज किया था। ठीक है, और जितने भी सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे वे क्या किए थे, वे जो है कांसा का यूज किए थे सर्वप्रथम। ओके, तो यहाँ ये था हम लोग का टोटल कुछ 30 क्वेश्चन थे। आशा करते हैं कि आप लोग जो है अच्छी तरह से इसका क्वेश्चंस बनाए होंगे। तो इसमें से आप लोग कितना सही हो रहा है आप लोग इसमें ज़रूर जवाब दीजिएगा। धन्यवाद। और बात यह है कि हम लोग जो है कोशिश करेंगे कि मतलब कुछ ना कुछ नए नए टॉपिक इस प्रकार से आप लोग के सामने लाएं, ताकि आप लोग के लिए भी कुछ बेहतर हो सके। धन्यवाद। जय हिंद।